तो हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का एक पोर्शन खत्म करा था और ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज उसके नेक्स्ट टॉपिक, जो कि वर्क फंक्शन से रिलेटेड है। लेकिन वर्क फंक्शन में हम लोग स्टडी कर रहे थे कि कैसे कैसे इंटेंसिटी के साथ और फ्रिक्वेंसी के चेंज होने के साथ साथ इस तरह से हमारे पास ग्राफ आए थे। और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक टर्म आया था कि ये किस पे, पार्टिकल नेचर पे डिपेंड करता है। और पार्टिकल नेचर के साथ साथ हम लोग ये भी समझ रहे थे कि कैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है और किस तरह से स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी के साथ। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल्स भी मेटल के चेंज होते रहता है। ठीक, नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट टर्म इसी में, इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। इसको न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। तो जैसे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, वैसे ही एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो उसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी फॉर अ मेटल इज दैट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी of a metal is that, कौन सा, is that minimum, is that a minimum frequency of light, minimum frequency of light, minimum frequency of light, जो क्या करेगा, किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा। तो ऑफ लाइट विच इज एबल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, which is able to eject electron, कहाँ से, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। तो ये किसी मेटल सरफेस से उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा। ठीक है, और इसको न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। इसका जो सिंबल है वो है न्यू नॉट। तो न्यू नॉट इसका सिंबल है, इससे इसको डिनोट करा जाता है। न्यू नॉट सिंबल होने के साथ साथ ये जो फ्रिक्वेंसी है, ये जो फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है किसकी, वर्क फंक्शंस पे। और वर्क फंक्शन का हमारा जो फॉर्मूला होता है फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। अब आपको अपना वर्क फंक्शन वाला टर्म याद आ रहा होगा कि वर्क फंक्शन वाले टर्म में हमने जो न्यू नॉट लिखा था तो उसका मतलब यही है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इसका ऐसा यूनिट हर्ट्ज में ही होता है और वर्क फंक्शन इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं। अब जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी में जो वर्क फंक्शन है और टोटल एनर्जी है, क्योंकि जो एनर्जी इंसिडेंट होगी किसी मेटल सरफेस पे और वहां से इस इलेक्ट्रॉन को जब इजेक्ट करेगी तो इस पे पड़ने वाली जो लाइट होगी उस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं। तो इसके पास जो एनर्जी होती है वो एच न्यू के बराबर एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होती है, इज फाई नॉट। और जब ये निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। तो एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए वर्क फंक्शन के बराबर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी इतना चाहिए। तो इसका एक रिलेशन बनाया, इसे आइंस्टाइन इक्वेशंस कहते हैं। आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दिया कि जो की मैक्स या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, इज इक्विवेलेंट टू टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन के बराबर। टोटल एनर्जी जितना एनर्जी अमाउंट है इंसिडेंट होता है इज एच न्यू, और वर्क फंक्शन इज एच न्यू नॉट। एच एच कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज की मैक्स। और की मैक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इज हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन और वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कौन सा पोटेंशियल आएगा, इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, इज वी ग्रेटर देन स्टॉपिंग पोटेंशियल।
तो ये पूरा का पूरा इक्वेशंस हम फिर से ये लिख लेंगे कि वी नॉट हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, ये पूरा का पूरा आपके पास क्या आ गया, दिस इज कॉल्ड अ आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। और आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में अगर न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा, तो म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो इसी इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एच और सी बाहर आ जाएगा 1/λ माइनस 1/λ नॉट, तो ये एक लैम्डा के टर्म्स में भी आ गया। इसमें जो लैम्डा नॉट होगा दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, तो अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए तो लेंथ कितना चाहिए, मैक्सिमम। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना चाहिए, मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, जिससे कि इक्वेशन पूरा का पूरा जो इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को बोला जाएगा क्या, आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट टर्म भी आता है किसके लिए, आइंस्टाइन इक्वेशन के बेसिस पे हम फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है जो एग्जाम में भी आता है कि अगर इस वी नॉट को और एच और इनके साथ ग्राफ अगर बनाया जाए तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। किसी मेटल का जो ग्राफ है वो यहाँ से डिनोट करेगा ये पोटेंशियल और करंट के साथ। ठीक है, पोटेंशियल और करंट का ग्राफ जैसे कि यहाँ से ये पार्ट इंक्रीज करेगा, फिर यहाँ से सैचुरेशन करंट आएगा, लेकिन इसको इंक्रीज करने के साथ साथ हम यहाँ बना सकते हैं वी नॉट, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ई को अपॉन में भेजे तो वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई, और एच न्यू नॉट को हम लिख सकते हैं फाइव नॉट की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करा जाए इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस और c इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में अब लेकिन ये जो फाई नॉट अपॉन ई जो c है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट यहाँ हम इस ग्राफ को डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइनस फाई नॉट अपॉन सी, फाई नॉट अपॉन ई। और यहाँ पे जो ई एच अपॉन ई है दैट इज कॉल्ड स्लोप, स्लोप स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू एच अपॉन ई के बराबर आता है। तो ये ग्राफ भी कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है किसी भी मेटल के लिए, तो किसी भी मेटल के लिए हम इस ग्राफ को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और वेव थ्योरी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि फेस करी, और फिर उनको वेव थ्योरी के बेसिस पे समझाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पे उसको समझा पाए, किसको, फोटॉन्स को। लेकिन कुछ टर्म ऐसी थी जिनको वेव थ्योरी से समझाना थोड़ा पॉसिबल नहीं था, तो वो क्या क्या टर्म्स थे, photoelectric effect of wave theory of light, photoelectric effect of wave theory of light। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म यही था कि वेव थ्योरी जो है वो फेलियर हुई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। तो उसके फेलियर होने के पहले क्या क्या चांसेस थे, तो फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले उसका जो रीजन था या फेल होने का कारण था, पहला वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला गया कि वेव intensity is more energy, but in this experiment different intensity given electron of same energy। अगर वेव थ्योरी में बोला गया कि जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा, लेकिन जब हमने पार्टिकल नेचर्स में देखा तो इंटेंसिटी को हम कितना बढ़ा रहे थे, जैसे कि 100 वॉट, 200 वॉट, 300 वॉट, तो एनर्जी में क्या चेंजेस आ रहे थे, एनर्जी
यहीं पे हर जगह पे कांस्टेंट थी, वो कंजर्वेशन लॉ को वो भी कर रही है, क्योंकि एनर्जी क्या है, जितना अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर टाइम तक ही मूवमेंट कर रहे हैं, और उनके मूवमेंट के होने की वजह से क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो लेकिन इंटेंसिटी का कहना था कि इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी भी बढ़ेगी। तो ये पहला एक्सप्लेन यही था कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, उसमें बोला गया कि इंटेंसिटी, वेव थ्योरी, मोर इंटेंसिटी इज मोर एनर्जी, मोर इंटेंसिटी इज मोर एनर्जी। बट हमने 200 वॉट करा, 300 वॉट करा, हुआ क्या, एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद इलेक्ट्रॉन्स का आना बंद हो जा रहा था, और हमारे पास जो ग्राफ मिल रहा था वो कैसे, यहाँ से इसको देख लेते हैं, तो यहाँ से आने के बाद एक सैचुरेटेड हो जा रहा था। तो सैचुरेशन होने का कारण क्या है कि इंटेंसिटी आप कितना भी इंक्रीज करो, लेकिन एक टाइम के बाद क्या है, करंट इंक्रीज नहीं होगी, इसका मतलब एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तो बट in this experiment different intensity, but in this experiment different intensity, different intensity given electrons of same energy, intensity given electrons of same energy, ठीक है। और आपको पता है कि किसी भी मेटल से निकालने के लिए सबसे मिनिमम एनर्जी चाहिए हमें, व्हाई नॉट। तो अब कुछ भी हो, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन ही निकालने के लिए सरफेस से, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इस वाली एनर्जी का यूज करूँ क्यों, जब इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मुझे सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो इतना इंटेंसिटी कुछ भी पड़े तो होगा क्या कि यहाँ से निकलेंगे सबसे सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो वो इंटेंसिटी को आप 500 भी बढ़ाएं, 300 बढ़ाएं, तो इसको निकालने के लिए तो सिर्फ कितना चाहिए, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे कि सीजियम के लिए चाहिए। तो सीजियम के लिए अगर 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो सीजियम का क्या होगा, तो सीजियम के केस में हमें ये मिलेगा कि सीजियम को 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो अब इसके ऊपर आप 50 वोल्ट का भी, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी डालो, तो होगा क्या, बाकी एनर्जी या बाकी इंटेंसिटी का क्या है, कोई यूज है नहीं। सिर्फ इतना कि सी एस के लिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, अब इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के लिए सेम ही रहेगी। क्लियर, समझ में आ रहा थोड़ा सा, ओके। नेक्स्ट, दूसरा फेलियर कारण था वेव थ्योरी का, कि जब वेव फ्रंट किसी भी मेटल पे पड़ेंगे तो वेव फ्रंट क्या करेंगे, अपना धीरे 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 मूवमेंट करते हैं। तो वेव फ्रंट, जैसे कि अगर ये बॉडी है, अब इस वेव फ्रंट, इसमें कोई सोर्स से वेव फ्रंट जाएंगे तो धीरे 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 वेव फ्रंट्स इस पर ऐसे स्ट्राइक करेंगे, और जब ऐसे स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वेव फ्रंट की जो पावर है धीरे 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 क्या हो जाएगी, रेडिएट हो जाएगी, फैल जाएगी, और फैल जाएगी तो ये यहाँ पर जाने के बाद फिर से ये वेव फ्रंट इन किनारों से फिर एक और तरह के वेव फ्रंट बनाने लग जाएंगे। लेकिन हमें इस मेटल सरफेस से, इस मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा। लेकिन वहीं जब पार्टिकल नेचर होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन एकदम से स्ट्राइक करेंगे, जैसे कि बंदूक की गोली जाती है, और जब पार्टिकल किसी पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा और एकदम से जितनी एनर्जी है पूरे पावर के साथ उस पर हिट करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, सेकेंड फेलियर कारण ये भी था कि जो वेव फ्रंट होते हैं, इफ वेव फ्रंट कैरी, if wavefront carry energy, then a large number of electron, then a large number of electron should be ejected together, should be ejected together, but but this does not happen, but this does not happen। लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं, क्योंकि वेव फ्रंट जब मूव करेंगे तो ऐसे करेंगे और अपने साथ एनर्जी को इस तरह से मूव करेंगे, और वहां से जाने के बाद उनकी एनर्जी वहां पर कम हो जाएगी। तो ये दो इसकी मेन रीजन थे।
अभी नेक्स्ट कुछ और रीज़न बताएंगे